माता रोए जन्म जन्म, बहना रोए छठ मासा, और प्रिया रोए 2 घड़ी फिर करे घर बासा। क्या बात है। जहाँ वो माँ को देखे तो बीवी परेशान, बीवी को देखे तो माँ परेशान, कैसे वो दोनों को खुश रख सकते हैं? मैं रो के मन हल्का हो गया मेरा, रो के सर। तो वो मार रही है उन्हें, तो उल्टा उन्होंने क्या करा, इसको मारा, आंखें ऐसे ऐसे मुक्के मार के उसकी आंखें फूट गई और बांध के ले गए उसको और ट्रेन में फेंक दिया। अपनी सास पे ये ऐसी है, ये वैसी है, लांछन। 75 साल की उम्र पे कोई लांछन लगा सकता है? क्या ऐसा भी कुछ होता है कि जिसकी वजह से माँ बापों को वृद्धाश्रम में छोड़ा जाता है? बिल्कुल। आज की डेट में वो पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हो रखे जिनके बच्चे विदेशों में हैं। उनके पास पैसा बहुत है। एक बाबा हैं, उनको बोला कि बाबा आप मुझे भी सिखाओ और अर्थी बनाओ। अच्छा, आपने अर्थी बनाना सीखा बाबा से? दोनों हस्बैंड वाइफ में भी आजकल कहाँ बनती है, तो वो प्रेम से रह ले और अपना जीवन अच्छा चला ले। हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, तो क्या भविष्य में हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो, एक ऐसा शो जहां हम बात करेंगे भारत की, भारत के इतिहास की, भारत के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। तो अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ बने इस शो का हिस्सा और लगाइए ज्ञान के सागर में डुबकी। आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है, जिनका नाम है सुदर्शना देवी जी, जो कि पिछले 22 सालों से वृद्धाश्रम, महिलाओं की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, मिसिंग बच्चों के ऊपर काम कर रही हैं। पिछले 22 सालों से अपने इस काम के द्वारा उन्होंने समाज में बहुत सारे परिवर्तन किए और लोगों की बहुत सारी सेवाएं की है। हम जानेंगे आज मैम से इसी फील्ड के बारे में, गहराई से इस चीज़ के बारे में कि आज क्यों वृद्धाश्रम में जाने की ज़रूरत पड़ रही है माँ बापों को, क्यों आज के युवक, आज के बच्चे अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम इस शो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सुदर्शना देवी जी से ही उनके बारे में कुछ। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। मैम, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ और हमारे जो दर्शक हैं वो भी बहुत उत्सुक होंगे आपके बारे में जानने के लिए, तो प्लीज कुछ बताइए अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम सुदर्शना घिल्डियाल है और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी बैला गांव से हूँ। और मैं पिछले 22 सालों से या 2002 से मैं लगभग सेवारत हूँ समाज सेवा में, जहाँ की मैंने पहले महिलाओं पे काम करना शुरू किया। उसके बाद 2005 से मैंने ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई पे काम शुरू किया। 2011 में मैंने अनाथ बच्चे और मिसिंग बच्चों पे काम करना शुरू किया। उसके बाद मेन जो आज की ज़रूरत है वो वृद्ध आश्रम पे 2019 से मैंने काम करना शुरू किया है। और उसमें मैंने सबसे पहले जैसे कहते हैं कि 5 साल मैंने सर्वे किया था कि वृद्ध आश्रम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ये मेरा छोटा सा जो भी है इंट्रोडक्शन है। और गाजियाबाद वसुंधरा में मैं बहुत सालों से रह रही हूँ, 2002 से ही सेवारत हूँ और कार्य कर रही हूँ, अभी भी वृद्धों पे कार्य कर रही हूँ। ठीक है मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप जो वृद्धाश्रम अभी चला रहे हैं उस ट्रस्ट का नाम क्या है? हमारे ट्रस्ट का नाम है आंगन और आंचल, और आश्रम का नाम है जो हमारा, उसका नाम है सिंदूरी देवी पर्वतीय वृद्ध आश्रम। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। हाँ जी, ये सिंदूरी देवी मेरी माँ का नाम है। ठीक है। और इसी नाम से हम जैसे कहते हैं कि अपने माँ बाप की बात को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो वही चीज़ हम पे आगे आई। जो माँ की कही हुई बातें थी कि मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को, आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आजकल क्या महत्व है माँ बाप का, और माँ बाप की बातों पे हमें चलना चाहिए, और माँ बाप के बोले हुई बातों को हमें पूरा जीवन चलना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब मैं 8 साल की उम्र में थी
तो उस टाइम बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता है, और हमारी माँ ने हमें एक शब्द कहा था कि बेटा एक दिन कम खाओगे और नहीं खाओगे तो आप भूखे नहीं रहोगे, लेकिन कोई एक इंसान भूखा नहीं रहेगा, आप तब भी जीवित रहोगे एक दिन ना खाने से। तो हम छोटे बच्चे थे, हमें अक्ल नहीं थी, बहुत उत्तराखंड में गरीबी थी, इतना भोजन की व्यवस्था अच्छे से नहीं होती थी। तो खाने के बाद जब 10 लोग ऊपर से खाना खाने आ जाएंगे तो हमारे लिए तो खाना कट होगा। 5 बहन भाई हमारे घर में थे। तो उस दिन का शब्द, उस दिन तो हमने अपनी माँ को उल्टा सीधा बोला, माँ की बात नहीं मानी, कि हम भूखे रहे, हमें खाना नहीं मिला एक रात का। तो उस दिन मेरी माँ ने जो शब्द कहा था कि बेटा मेरे पास इतना हो तो मैं इन लोगों को मांगने ही ना दूं, मैं इन लोगों के लिए एक ऐसी जगह खोलूं कि ये मांगे ही ना, जो मांगने आए हुए थे। और बस वही बात जब मुझे समझ आई, ज़िंदगी आगे बढ़ी, तो ये लगा लो कि हमारी माँ के शब्द ने 10-12 साल में ही मुझे बहुत बड़ा कर दिया कि ये सारी चीज़ें जो होती है एक सोच और एक विचार से होती है। ये जब हमारे अंदर विचार आता है, ये बीज डलता है, तो इसी बीज से हम आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे छोटी छोटी सेवाओं पे मैं करती गई। और दान का मतलब या सेवा का मतलब ये कभी नहीं होता है कि हमारे पास बहुत सारा है तब हम दान दें। हमारी माँ ने कहा था, बेटा आपके पास एक रोटी है, आधा किसी को दो, आधा तुम खाओ, भगवान उसी में आपका पूरा करेंगे। तो यहीं से ये सेवा सर शुरू हुई। और बहुत लाइफ में स्ट्रगल भी रहा, काफ़ी स्ट्रगल के साथ हमने काम किया। और जो वृद्ध आश्रम है हमारे, वो क्यों खुलते हैं, कैसे खुलते हैं, ये क्या हमारी विडंबना है, ये बहुत बड़ी हमारे समाज की ये विडंबना है। आजकल के बच्चों के लिए ये बहुत ऐसी बात है कि जो ये समझिए कि मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरी हैं सर कि आंखों में आंसू आ जाते उन लोगों को देखते हुए। तो जो समाज को ये समझना चाहिए, आज के बच्चों को ये समझना चाहिए क्या है। ठीक है मैम, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि एक ऐसी घटना घटी थी जब कुछ लोग आए थे खाने के लिए, उस वक्त आपके घर में खाना नहीं था और आपकी मम्मी ने, जो मदर थी, उन्होंने आपको ना देके उनका पेट भरा। हाँ ये जी। सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जो माँ बाप होते हैं सबसे पहले तो वो अपने बच्चों के लिए देखते हैं, उनका पेट भरना चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छे विचार थे अपनी माता जी के कि उन्होंने ऐसा किया और वहाँ से वो सोच आपकी भी बदली, हाँ जी। है ना। तो वो आप जब इस फील्ड में आए, सबसे पहले आपने क्यों ये सोचा कि मुझे इसी फील्ड में आना है और मेरे को ये काम करना है, लोगों के विकास के लिए काम करना है, बुजुर्गों के लिए काम करना है, बच्चों की शिक्षा पे काम करना है, महिला सशक्तिकरण पे काम करना है, आपने क्यों सोचा ऐसा? ऐसा है सर, इस बात पे ये है कि जो मैंने सबसे पहले आपको बात बताई कि कोई ही भी पेरेंट्स, कितना बुरा भी मम्मी पापा हैं, किसी के माँ बाप हैं, वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा बुरा बने। अगर हम अपने माँ बाप की बात, ऐसा नहीं है कि सारी बात वो खराब ही बोलेंगे, अगर वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं फिर भी वो अच्छा बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारी जो माँ की बात अंदर गई थी कि आधी रोटी खा के भी आप गुजारा कर सकते हो। मैंने बहुत स्ट्रगल में अपनी लाइफ काटी है, लेकिन जो बीज हमारी माँ ने हमारे अंदर डाला था वो हमने कभी उसको मरने नहीं दिया, उस बीज को जगा के रखा। और छोटी छोटी चीज़ें, मैं जब अपने गांव की बात बताती हूँ कि जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, अपने घर में माँ के पास ही थी, तो मैंने 10-11 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। और वो मैं थोड़ा सा एक बताना चाहती हूँ, बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा जहाँ पे घर था और उससे नीचे एक भाभी थी, उनकी सास थोड़ा खाने पीने में दिक्कत करती थी, समस्याओं में रहते थे। तो मैं ये देखती थी जब वो भाभियाँ उस खेत में गुडाई करने आ रही है तो मेरी माँ हमेशा उनको रोटी बना के देती थी, बना के। वहाँ पर रोटी मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी माँ नहीं थी, वो 2 भाभियाँ आई, मैं छोटी थी। मैंने फटाफट रागी का और गेहूं का आटा मिक्स करके गूंदा, चूल्हे पे रोटी बनाई। और इतनी समझ नहीं थी कि इनको मैं रोटी दे रही हूँ, मैं घी रख रही हूँ तो गरम रोटी में रखूँगी तो वो तो बह जाएगा। मैंने वो अपनी झोली में रोटी रखी और घी गरम रख दिया और मेरी चोरी भी पकड़ी गई कि मैंने घी चुराया।
और उन भाभीयों को दिया। तो ये छोटी छोटी सेवा, पार्ले जी के बिस्कुट आजकल कोई नहीं पूछ रहा है। उस ज़माने में मेरे घर में मेरे लिए मेरे भाई लाते थे, मेरी माँ व्यवस्था करती थी, वो मैं अपने हिस्से के बिस्कुट बांटती थी अपनी मम्मी से छुपा के, किसी से भी छुपा के। वो कहती थी तू इतना सारा ही दे देगी तो तेरे लिए क्या बचेगा। तो ये वाला भाव तो छोटा, ये जरूरी नहीं है। दान का मतलब, सेवा का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा करो, छोटा छोटा भी करो, लेकिन उदार दिल रखो। मैं जानना चाहूँगा कि वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? वृद्धाश्रम की ज़रूरतें आज के समाज में क्यों पड़ रही है? लोगों को, माँ बाप बच्चे को पालते हैं, जब बच्चा पैदा होता है घर में तो सबसे बड़ी खुशी माँ बापों को होती है कि हमारे घर का चिराग आया है, वंश आया है, जो हमें बुढ़ापे में हमें देखेगा, हमारी सुरक्षा करेगा, हमें अच्छा खाना पीना व्यवस्था सब हमारे लिए करेगा। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, पढ़ लिख लेता है, वही बच्चा उनको उस घर से बाहर निकाल देता है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में? देखो, इसमें मैं इस टॉपिक पे ना मैं शायद 2 पार्ट में आपसे बात कर पाऊंगी। सबसे पहला तो ये है कि जो संस्कार है हमारा वो ख़त्म होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि ऐसा संस्कार बच्चे को मिले, लेकिन उनका आपस में ना बैठना, ना बात करना, बातों का आदान प्रदान ना करना। एक मैं माँ बाप के लिए भी इसमें बोलना चाहूँगी ज़रूर, जो मेरा अपना सर्वे के साथ मुझे निकला। आज का समय क्या हो गया, फैशन का समय। माँ बाप क्या कहते हैं, मेरा बच्चा इतना पढ़ रहा है, ऐसा पढ़ रहा है, मैं विदेश पढ़ाने भेज रहा हूँ। आप ये सोच के देखिए, आप अपने बच्चे को विदेश पढ़ाने भेज रहे हो तो आप सोच के देखिए कि वो बच्चा, उसको तो वहीं का संस्कार मिल रहा है। तुम लोगों ने अगर यहाँ का संस्कार उनको दिया होता, क्या अपने देश में कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम आज की डेट में वो पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हो रखे जिनके बच्चे विदेशों में हैं। उनके पास पैसा बहुत है, पेरेंट्सों के पास भी पैसा बहुत है, बच्चे भी भेज रहे हैं, खुद का भी उनका अच्छा स्टेटस है, लेकिन उन पेरेंट्सों की कामवाली अगर नहीं आई तो वो बेचारे भूखे रहेंगे। मैंने इस पे सर्वे किया, उनके पास दवाई नहीं होती। एक वक्त ऐसा था कि जब वो बिजली का बिल ऑनलाइन नहीं होता था, ऑनलाइन भी है तो कई पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तब भी वो जानते नहीं है। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये सेवा दे पाऊँ, कोशिश भी की थी मैं कि वॉलंटियर जोड़ूं ऐसे कि जो, जैसे किसी का बिजली का बिल भरना है तो मैं भरवाऊं, किसी की दवाई लानी है तो मैं वॉलंटियर के थ्रू भेजूं, निःशुल्क उनको मैं सेवा दूं। लेकिन फाइनेंस की कमी के कारण या कुछ भी कमी के कारण मैं सक्सेस नहीं हो पाई उसमें। लेकिन इस पे मुझे बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत सुना है पेरेंट्सों को, उनके दर्द भरे आंसू मैंने देखे हैं। जबकि वो, आप ये सोच के देखिए कि जो माँ बाप बिस्तर में से नहीं उठ पा रहे हैं, उनके बच्चे विदेश में हैं। इतना तक भी देखा है कि दाह संस्कार फोन पे कर रहे हैं। वो बताओ, दाह संस्कार कैसे फोन पे हो सकता है सर? ठीक है मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने कहा कि कुछ बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, माँ बाप से दूर रह रहे हैं, जिनकी वजह से माँ बाप का तालमेल बच्चों के साथ नहीं बैठ पाता और वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। पर मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं 15-20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल। जब माँ बाप की एज हो जाती है तब भी वो अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। ये सिचुएशन क्यों बन रही है जबकि माँ बाप के साथ वो लोग रह रहे हैं? बिल्कुल मोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये मैंने आपको जो बात बताई है, ये मैंने पोस्ट कॉलोनियों की बात बताई है। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेज पे। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो संस्कार है हमारा, माँ बाप से दूर रहना, माँ बाप की बात नहीं समझनी है, गहराई से जाना नहीं है, और उसके बाद जब हमारे अंदर संस्कार ही नहीं है, हमारा विचार ही नहीं है, जब हम वार्तालाप ही नहीं कर रहे हैं किसी बारे में, तो वो कैसे हो पाएगा, आप बताइए। तो इसके एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे। मैं इस पे, आप 2 घंटा बुलवाओगे मैं 2 घंटा बोल लूँगी, क्योंकि मैं गुजर रही हूँ। मेरे पास कैसे पेरेंट्स आ रहे हैं जो रोडों पे पड़े रहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते।
बच्चों ने मार के, बहू ने मार के। मैं एक माता जी की स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। भुल्ली माता जी उनका नाम है, अर्थला के अंबेडकर पार्क में। वो माता जी, उनके बहू बेटे के आपस में लड़ाई हुई। उन्होंने अपना, दोनों ने गुस्सा उस माता जी पे निकाला और कूला तोड़ के उसको पार्क में फेंक दिया। सर, आप समझ सकते हैं एक माँ की स्थिति। बेटे ने और बहू ने? हाँ जी। बेटे ने कैसे कैसे कर दिया? दोनों की आपस में लड़ाई हुई सर, मियाँ बीवी की। माँ बचाने गई, उसको उस बचाने का ये मिला कि उसका कूला ही तोड़ दिया सर। मोहित जी, बहुत बड़ी विडंबना है ये समाज की। और उसके बाद जब मुझे कॉल आया, मैंने उनको रेस्क्यू किया वहाँ से और घर ले गई। 2 महीने तक माँ जी का रोना बंद नहीं हुआ। मुंह से बेटे का नाम आज तक मुझे पता नहीं है, उसके बेटे का नाम क्या है। अब बहुत छोटे तबके से है। 2 बेटे थे। जब दूसरा बेटा उनका पेट में था तब उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। झाड़ू पोछा करके उस माँ ने अपने बच्चों को पाला। एक बच्चा मुंबई गया, वहाँ गुंडे बदमाश जो भी रहे होंगे उनको मार दिया, मर्डर कर दिया उसका। एक बेटे का? और एक ही बेटा बचा और उस बेटे ने भी उस माँ को बाहर फेंक दिया। आप सोच के देखिए क्या विडंबना है हमारे समाज की। फिर 3 महीने बेड पे ही उसको हमने रखा। माता जी को करने वाला सब प्रभु है, परमपिता परमात्मा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन 3 महीने बेड में रहने के बाद फिर माँ जी आज भी मेरे पास हैं और बैसाखी से चल लेती हैं, लेकिन बेटे का नाम नहीं वो बताती हैं। मुझे अम्मा बोलती हैं, मुझे कहती हैं कि आप हमें देख रही हो, आप हमारी अम्मा हो, और खुश हैं वहाँ पे। ऐसी ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ मोहित जी मेरे पास हैं। ठीक है मैम, जैसे अभी आपने मेरे को बताया कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ और माताजी को चोट लगी, तो जब माताजी आपके पास आई तो उन्होंने अपनी सिचुएशन बताई होगी कि क्या रहा उनका, ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई जिनकी वजह से उनको इतना कष्ट झेलना पड़ा? मोहित जी, सच्चाई ये है कि जो माता जी हैं 2 महीने तक तो रोती रही, उन्होंने मुंह से कुछ बोला ही नहीं, रोती रही। 2 महीने बाद जब वो हमें अपना पाई अच्छे से दिल से, तब उन्होंने बोला, ये स्टोरी बताई कि दोनों की आपस में लड़ाई हुई। मुझे कभी देखा ही नहीं, उन्होंने प्यार से कभी नहीं बोला और दोनों की आपस में लड़ाई बहुत होती थी। मेरे पे गुस्सा निकालते थे, मेरे पे चिल्लाते थे। तो इस चीज़ के कारण उन्होंने, नाम नहीं बताती हैं, ना बेटे का ना बहू का। बिहार की हैं वैसे रहने वाली, लेकिन नाम नहीं बताती, ना बताना चाहती हैं। कहती हैं मैं खुश हूँ, अगर तुम्हें मेरे से परेशानी है, मेरे बेटे को ढूंढोगे तुम, तो मैं उसके पास नहीं जाना चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे पास ऐसे दर्दनाक और भी इतनी कहानियाँ हैं कि मैं बता नहीं, कहानी क्या हकीकत हैं कि जो मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन बहुत लंबा टाइम उसमें लगेगा। एक स्टोरी है मेरे पास ऐसी, मेरे जीवन की बहुत दर्दनाक, मतलब इतने सालों से मैं सेवा कर रही हूँ, लेकिन उस स्टोरी से खतरनाक मेरे पास कुछ आया नहीं ऐसा। 2019 27 जुलाई की मैं बात बता रही हूँ। तिलक ब्रिज का रेलवे स्टेशन, वहाँ पे एक 22 किलो की महिला, जो कि ऐसी बुरी हालत में पड़ी हुई, जिसका 22 किलो वेट है, 2.5 महीने की भूखी, वो डॉक्टर ने बताया हमें। और 1.25 केजी उसकी बॉडी से सीमेंट निकला। 1.25 केजी सीमेंट? सीमेंट हमने वजन कराया था उस सीमेंट का जब निकाला था उसकी बॉडी से। माय गॉड, कितनी दर्दनाक कहानी। किसी ने जब तिलक ब्रिज के रेलवे स्टेशन में उसको गाड़ी से, ट्रेन से उतारा होगा, तो कपड़े वगैरह फटे होंगे, तो किसी ने सीमेंट के कट्टों के बीच में उसे लिटा दिया। जुलाई के महीने में पसीना आएगा तो सीमेंट तो चिपकेगा ही उसके पास, तो ऐसे उस पर सीमेंट चिपक गया उसकी बॉडी में। जब वो हमारे पास आई तो सबसे पहले हम उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में बेहोश थी वो, होश आ गया और
डॉक्टर ने मेरे को बोला कि इसके शरीर जो है बिना पानी के बिना खाने के कारण ये ऐसी हुई है, इसके अंदर के पार्ट्स सारे सही हैं, आप जाओ इसी के घर में सेवा करो। क्योंकि देखो प्राइवेट जो डॉक्टर हैं वो ज़्यादा दिन तो रखेंगे ही नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे से एक बात बोली कि ये जैसे ही तुम इसको मुंह से कुछ भी दोगे तो इसको लूज मोशन 15 दिन भी रह सकते हैं, ज़्यादा भी रह सकते हैं, दवाई से भी नहीं रुकेंगे। जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वही इसको खिलाना आप लोग। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इतना पैसा मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ, वो सेवा में डॉक्टर कितना मेरे को सेवा देंगे। तो मैं जब होश में आ गई तो मैं उस महिला को घर लेके आई तो सबसे पहले तो सफाई ही होती है मोहित जी, है ना। तो मैंने जैसे ही उसका ये समझिए कि एक डोंगे में मैं पानी लेके आई और मैंने उसके हाथ के यहाँ पे पानी लगाया और ऐसे करके निकालने की कोशिश की, प्लास्टर टाइप जमा हुआ था सर, और निकाला तो खून निकल गया। फिर मैंने सर के इस हिस्से पे लगाया, मैंने कहा ये थोड़ा टाइट हिस्सा है, यहाँ से भी खून निकल गया मोहित जी। उसके बाद क्या मेरी स्थिति रही मैं नहीं बता सकती। मैं बहुत रोई, जीवन में कभी नहीं रोई होंगी इतना। क्या ये हमारी समाज की विडंबना है? क्या किसी ने नहीं देखा? किसी और ने नहीं देखा? उस दिन मेरे पास फोन क्यों आया? वो महिला उस दिन क्यों आई? उससे पहले भी आ सकती थी। देख के हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि मानवता मर चुकी है। सच्चाई है, मानवता जिंदा हो तो क्या अपने माँ बाप को हम मार सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कौन मार सकता है? तो उस महिला की जब ये स्थिति थी मैं बहुत रोई। मैंने सोचा, मैंने डॉक्टर से क्यों नहीं पूछी कि इसका सीमेंट कैसे हटाऊंगी मैं। उस टाइम माइंड ने काम ही नहीं किया, मैं पजल्ड हो गई। फिर मैं अपने ऑफिस में बैठी, बहुत रोई सर, इतना रोई मैं बता नहीं सकती हूँ। वो वीडियो तो मेरा देखोगे, बनाया भी है किसी ने। बहुत रोई उस महिला को देख के, आज भी मुझे उसका दृश्य नज़र आता है तो मुझे बहुत रोना आता है उस महिला पे। और जब मैं रो के मन हल्का हो गया मेरा, रो के सर, तो तब कहते हैं ना क्या एनर्जी आती है रोने के बाद जब मन हल्का होता है। परमात्मा से कनेक्शन, मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी से मैंने हाथ जोड़ के, भगवान से मैंने हाथ जोड़ के, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना कर दो कि मेरे को इतनी बुद्धि दे दो, इसका सीमेंट कैसे हटाऊं। तब मैंने आ गया 10 मिनट में मोहित जी मेरे माइंड में बात आ गई। मैंने एक कटोरी में सरसों का तेल लिया और रुई ली और पूरे शरीर पे लगा दिया उसके, और 20 से 25 मिनट छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे करके हटाया तो पूरा सीमेंट हट गया। तो जो उसका वजन किया हमने, वो बेड शीट पे लिटाया था, चादर पे लिटाया था बेड पे, तो वहीं इकट्ठा करके फिर मैंने पन्नी में भरा वो और वजन करा। 1.25 किलो वजन था उस सीमेंट में। तब मैं उसको नलाने के लिए कैसे 22 किलो की ऐसे, वो तो हिलना हुलना कुछ नहीं है उसका। फिर मेरे पास उस टाइम कोई स्टाफ भी नहीं था, अभी भी स्टाफ की भारी कमी है। तो एक लड़का था मेरे पास स्टाफ, वो मल्टीपर्पज़ वही रहता था, खाना पीना मैं ही बनाती थी, कोई नहीं था मेरे पास, 2 लोग थे हम सिर्फ। तो उस लड़के की हेल्प से उठा के गुस्ल खाने में रखा उसे। मैंने, जुलाई का महीना था, गोद में लिटाया। जैसे मैंने उसको साबुन लगाया, आप ही लगा लो, उसकी स्किन ऐसे या ऐसे फिसल रही कि कट ना जाए इसकी स्किन। साबुन तो लग ही नहीं पा रहा था और वो सीमेंट और तेल चिपक के कितना चिपचिप हो जाता है। फिर मैंने उसका एक मग्गा लिया, उसमें साबुन घोला, शैम्पू भी नहीं था, साबुन घोला और कपड़े से किया ऐसे ऐसे करके। 2 घंटे मुझे उस महिला को नहलाने में लगे, पूरी मैं गीली हो गई। फिर उसी स्थिति में उठ के फिर उसको उसी कुर्सी में फिर उसके ऊपर कपड़ा डाला कि एक लड़का मेरे साथ हेल्प करेगा तो पहले इसको ढकना होगा महिला को। तब मैं उठा के उसको कमरे में लाई, तब मैंने कपड़े चेंज किए उसके।
उस टाइम मोहित जी मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरे पास डायपर भी नहीं थी। कपड़े वगैरह पहनाया, थोड़ा सा खिलाया तो उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गए। डॉक्टर ने बोला ही था वो बात तो हमें। तो आप ये लगा लो कि एक दिन में 6-6 बेडशीट वो गंदा करती थी। तो एक तरफ एक कोना गंदा हुआ, जैसे पुराने ज़माने में माओ ने किया है, हमने भी किया है। मेरे टाइम पे भी कोई डायपर नहीं था, कपड़े गुदड़ियाँ बनाया करते थे पुराने ज़माने में, उसी से ही बच्चों को करते थे। 6 बेडशीट एक दिन में गंदा करती थी। और आप ये मान के चलो कि वॉशिंग मशीन तब भी थी भी नहीं मेरे पे, लेकिन गंदगी के कपड़े हम वॉशिंग मशीन में तो धो नहीं सकते हैं। तो वो 6 बेडशीट में फेंक नहीं सकती थी, क्योंकि दोबारा कहाँ से आएंगी। तो मैं गुस्ल खाने में डाल के बड़ा टेक्निकल तरीके से उसको धोती थी। बेडशीटों को, जाली को बंद करके पानी चला देती थी, गुस्ल खाने में डाल देती थी और फिर ब्रश से हटाती थी गंदगी को, और तब सरफ में धोती थी। तो आप ये सोचिए कि तीसरे दिन मेरे कमर पे बेल्ट आ गई थी, इतनी मेरी स्थिति हुई थी। 25 दिन तक उस महिला के लिए मैं घर नहीं गई। और सबसे बड़ी बात, जब वो महिला थोड़ी सी ठीक सी हुई और जब मैं उसको बाथरूम पकड़ के ले जाने लायक हो गई, मैं ले जा रही थी उसको, 10वां दिन था वो उसका, तो मैं वहाँ गई तो एक अलग चीज़ मेरे आगे आ गई। क्या? आप सोचिए, पता लगा मुझे ये तो अंधी है। ओह अच्छा। आंखें फूटी हैं इसकी, देख नहीं पा रही है। उस दिन मैंने बोला, उसका नाम महिला का राम प्यारी, मैंने बोला कि राम प्यारी, आप देख नहीं पा रही हो या तुम नाटक कर रही हो, ऐसे ऐसे पकड़ के क्यों चल रही हो? तो उसने मेरे को बोला, मम्मी आपको नहीं पता, मैं देख नहीं पाती हूँ। तो जो भी उसके साथ हुआ होगा वो उस दिन उसके मुंह से 10वें दिन में निकला कि आपको नहीं पता। मैंने कहा मेरे को कहाँ से पता होगा बेटा, इस बात का मेरे को कैसे पता हो सकता है? तो उसने कहा कि मेरे साथ मेरी हड्डियां तोड़ दी, मेरी आँखें फोड़ दी, उसकी भाषा जो थी, और मेरे को ट्रेन में फेंक दिया। मैंने कहा किसने किया ये सब, उसका नाम तो बताओ। तो वो नाम कभी कुछ बता रही है, कुछ बता रही है, लेकिन अपने उसके 2 बच्चे थे और हस्बैंड ने ये काम किया। छोटे तबके से थी वो, मतलब अच्छे घर से नहीं थी, छोटे तबके से थी। तो तब पता लगा कि उसका पति गलत लोगों को घर में बुलाता था, और जब वो अपने को बचाती थी, एक महिला के लिए उसकी इज्जत से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, वो अपना इज्जत बचाती थी, तो वो उसको मारपीट करते थे। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके साथ गलत करने की कोशिश की, तो वो मार रही है उन्हें, तो उल्टा उन्होंने क्या करा, इसको मारा, आंखें ऐसे ऐसे मुक्के मार के उसकी आंखें फूट गई और बांध के ले गए उसको और ट्रेन में फेंक दिया। ये स्थिति महिला की है। हमारे समाज में ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, उनको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। मैं एक चीज़ आपसे इसमें ये पूछना चाहूँगा कि मैंने भी एक केस देखा था जहाँ पे एक बुजुर्ग महिला को छोड़ दिया गया था, घर से निकाल दिया गया था। पता नहीं क्या सिचुएशन रही होगी ऐसी। उस सुनने में ये आया था शायद उस औरत की अपनी बहू से नहीं बन रही थी। क्या ऐसा भी कुछ होता है कि जिसकी वजह से माँ बापों को वृद्धाश्रम में छोड़ा जाता है? बिल्कुल। या प्रॉपर्टी का भी कोई केस आता है? बिल्कुल, प्रॉपर्टी का भी आता है। इसके बारे में मैम कुछ बताइए कि ऐसा कुछ आपको देखने को मिला हो कि प्रॉपर्टी की वजह से किसी बच्चे ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में, या सास बहू का कोई झगड़ा हुआ हो जिस वजह से ऐसा कुछ देखने को मिला आपको? बिल्कुल, थोड़ा सा पहले मैं उसका चैप्टर पूरा कर दूं, थोड़ा सा उस महिला का। तो उस महिला के बारे में मैं आप सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि वो महिला उसके बाद स्वस्थ हुई और 20-25 दिन में उसने मुझे फ्री कर दिया, हाथ पकड़ के वो अपना जाने लग गई। बहुत अच्छी महिला थी, है अभी भी है हमारे पास। उसके बाद जो वो उसके आँखों की थी, तो एक सर हैं हमारे साथ 2013 से मेरे से जुड़े हुए हैं,
अश्वनी चोपड़ा उनका नाम है। मैं हर जगह सर का नाम लेती हूँ। वो उन्होंने आए, देखे, व्हाट्सएप पे चीज़ें देखी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आपको क्या चाहिए इसके लिए। मैं चाहती तो बहुत कुछ उनसे बोल सकती थी। किराए की बिल्डिंग में चला रही हूँ मोहित जी मैं, तो मैं किराया मांग सकती थी, कुछ ना कुछ उनसे सेवा के लिए बोल देती तो सर दे देते। मैंने उनसे एक ही बात बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आँखों का डॉक्टर ढूंढिए। मैं कैसे मान लूँ कि ये इसकी आँखें वापस नहीं आ सकती हैं। तो सर ने 10 दिन भी नहीं लगाए और आँखों का डॉक्टर इंदिरापुरम में शार्प साइड हॉस्पिटल है, मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। और शार्प साइड मिला, मेरा एक पैसा खर्च नहीं होने दिया। सर ने अपनी लिंक से, मैं सिर्फ राम प्यारी जो महिला थी उसको लेके गई और बड़ी खुशी होती है मुझे बताते हुए कि उसकी दोनों आँखों की रोशनी वापस आ गई। क्या बात है, बहुत कमाल का काम किया है मैम आपने। सब परमात्मा है करने वाला। मैम पैसा जो कि जिंदगी को जीने का सबसे बड़ा एक कारक है, पैसे के बिना कुछ नहीं है। पैसा ही है जो हमें हर क्षेत्र में जीने की व्यवस्था, खाना पीना, कपड़े, घर सब देता है। तो क्या इस पैसे की वजह से भी घर के कलेश, माता पिता को छोड़ा जा रहा है? प्रॉपर्टी की वजह से माता पिता को छोड़ा जा रहा है? ऐसा कोई केस आपने कभी देखा है? बिल्कुल मोहित जी, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। और मैं इसमें ये बताना चाहूँगी आपको कि मेरे पास जो माँ बाप रहते हैं वो निचले तबके के, हम रेस्क्यू रेलवे स्टेशन ऐसे लोगों को, रोड के किनारे ऐसे होते उन लोगों को लेके आते हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का मामला उनका नहीं आता है, लेकिन मैं समाज में हूँ तो मुझे पता है कि बड़े बड़े घरों में क्या क्या होता है। और एक मैं नीचे तबके की ही बात बता रही हूँ आपको, प्रॉपर्टी की बात आई है तो मेरे पास एक माता जी आई थी ऐसे, करावल नगर दिल्ली से, स्वदेश नाम था उनका। उनका कॉल आता है मेरे पास, कहाँ से नंबर मिला मुझे नहीं पता, कि बेटा मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बहू बेटों से और मुझे अपने पास रख लो। तो मैंने पूछा कि माता जी आपके जो बहू बेटे हैं, तो मैं ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। बहू बेटे हैं, कोई समस्या है आओ, अब मैं समझाऊंगी उन्हें, समस्या सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन ये तो अनाथ लोगों के लिए है जिनका रोड पे जो पड़े होते हैं। तो आपके बहू बेटों की क्या समस्या है, कुछ आप कोऑपरेट करो, कुछ वो कोऑपरेट करे, मैं समझाती हूँ। उन्होंने बोला बेटा समझाने की इसमें कोई रह ही नहीं गया। फिर भी मैंने कहा माता जी मैं आपको तो, घर वालों को तो मैं लेती ही नहीं हूँ, बहू बेटों को ही रखना पड़ेगा आपको, पूरा जीवन आपने उनके लिए किया, उनके साथ रहो। तो मैंने नहीं लिया उन्हें। 4 दिन बाद उनका दोबारा रोते रोते मेरे पास कॉल आता है कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। तो मेरी मजबूरी हो गई। मैंने कहा आप मेट्रो पुल के नीचे आओ, मरोगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत नहीं करोगी। रो रो के फ़ोन किया उन्होंने और मैं गाड़ी लेके गई और मैं वहाँ से उनको बिठा के ले आई। कोरोना काल था उस टाइम और उन माता जी को वो रही हमारे पास, सत्संगी थी वो माता जी, सत्संग सुना करती थी, अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद वो 6 महीने रही मेरे पास। 6 महीने बाद जब कोरोना की फर्स्ट स्टेज वाला जो कोरोना था ठीक हुई, लोग बाहर जाने लगे, तो 6 महीने बाद उन्होंने बोला मैं बुराड़ी जा रही हूँ सत्संग के लिए। मैंने कहा माता जी देखो आप, मैंने पुलिस वेरिफिकेशन होता है मेरे यहाँ, मतलब जीडी में चढ़ाया जाता है, उसके बाद मैं लेती हूँ। तो मैंने कहा आपका तो ऐसे ऐसे चढ़ा हुआ है, मैं आपको नहीं भेज सकती हूँ। तो वो 10वीं पढ़ी हुई भी थी, तो कहने लगी कि बेटा कोई रास्ता निकाल लो, मेरा मन बड़ा उचाट हो रहा है, मैं सत्संग सुन के थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अपने घर जाने का मन है, बेटे बहू से बात करने का मन है, कुछ समझौता तो वो आप बताइए, हम आपके घर में बात कर लेंगे। बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो माता जी को हमने एक रास्ता, मैंने कहा आप पढ़ी लिखो, एप्लीकेशन लिख जाओ कि मैं इतने दिन में आ जाऊंगी, नहीं भी आओगे, अगर अपने घर भी चली जाती हो तो मुझे वहाँ से कॉल कर देना और मेरे पास एप्लीकेशन सबूत के लिए हो जाएगा। 2 लोगों के सामने मैंने साइन करा के एप्लीकेशन ले ली। 7 दिन का टाइम लिखा उसमें। सत्संग सुनने गई, फिर भी माँ है, जग जाता है अंदर से, वो अपने घर चली गई। अब घर गई तो वहाँ था, वो तो ढूंढा ढांडी कर रहे थे उसकी, लेकिन पुलिस में उन्होंने अब FIR तो लिखवाई नहीं, जानबूझ के नहीं लिखवाई।
तो माताजी जब घर में पहुंची तो वही प्रॉपर्टी का मामला आ गया, तुम कहाँ थी, क्या थी, अब नहीं जाओगी, तुम ये करोगी वो करोगी। फिर भी 7 दिन बाद वो बिना बताए आ गई। तो माताजी के पास छोटा फ़ोन था, उन्होंने, बहू ने या बेटे ने मेरे नंबर या कार्ड रहा होगा या जो भी रहा होगा उन्होंने ले लिया। कार्ड में मेरा एड्रेस नहीं था लिखा हुआ। उनका कॉल आता, माताजी हमारे पास आ गई। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन अटेंड किया। तो मैंने कहा मेरे पास कोई माताजी नहीं है, मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी बहू मुझे उल्टा सीधा गाली देने लगी फ़ोन पे, और तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम पे कोर्ट केस कर दूंगी, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, तुम्हारी जैसी औरतें समाज सेवा के नाम पे क्या कर रही हैं, तुम मेरी सासू की मैं हमारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती हो। मैंने फ़ोन काट दिया। लगातार फ़ोन आते थे, मैं सुनती नहीं थी, काट देती थी। उसके बाद वो महिला पढ़ी लिखी भी नहीं थी इतनी, ढूंढ ढांड के हमारे सेक्टर 3 वसुंधरा में पहुंच गई। आई तो उसने तो तूफान मचा दिया। मेरे को कह रही है कि जो प्रॉपर्टी इसके नाम और मेरे पति के नाम है, वो मैं अपने घर से दहेज के पैसे लेके आई थी। प्रॉपर्टी क्या, 25 गज का घर, तो ये लेके आया। उसने बहुत अपनी माँ पे, कि आप इस औरत, 75 साल की थी वो माताजी, अपनी सास पे ये ऐसी है, ये वैसी है, लांछन। 75 साल की उम्र पे कोई लांछन लगा सकता है? तो ये ऐसे उसके साथ घूमती थी, इसके साथ घूमती थी, आप नहीं जानते हो इसके बारे में। मैंने कहा तुम क्या बात कर रही हो? मैंने कहा अगर ये जवान उम्र की होती, जवानी में क्या पता इनका कुछ कर्म रहा होगा ऐसा, हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन 75 साल की उम्र एक भगवान के जैसा इंसान हो जाता है, इस उम्र में ऐसे बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मेरे सामने ये वर्ड बंद कर दो। तो कह रही इस बुढ़िया को मेरे साथ भेजो। बहुत बदतमीजी तरीके से जारी झपट के कि मार देगी माताजी को। उनकी बहू थी वो, बेटा नहीं आया, बहू आई। और बुजुर्गों ने भी। मैंने कहा देख, ये कैमरा लगा हुआ है मेरे हॉल में, सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तेरे के ऐसी तैसी करके पुलिस में दे दूंगी तुझे। अजी उसने बोला तुम मेरी सास को नहीं भेजोगे तो मैं आत्महत्या कर दूंगी। और जनवरी का महीना था, हमने एक मेरे खाना बनाने वाली आती थी मेरे पास, एक हम दोनों ने उठा के, क्योंकि आदमी का हाथ लगाते तो वो कुछ भी बोल सकती थी, दोनों ने घिसड़ के बड़ी मुश्किल से उठा के गेट से बाहर किया उसको। उसने वहीं गिर पड़ी और नाटक करने लग गई, मैं तो मरने वाली हूँ, सांस ऊपर नीचे चढ़ा ली। उसके बाद मैंने कहा मैं क्या करूँ, सच में ही मर जाएगी तो मैं और फंसूंगी यहाँ पे। फिर मैंने फ्रिज से पानी निकाला, जनवरी का महीना था, मेरे को अंदर से फील हो जाता है, जो सच्ची बात होती है वो सच्चा इंसान को अंदर से फील हो जाता है, ये नाटक वाला बंदा है। मैं फ्रिज से पानी लाई, मैंने उसके ऊपर डाला, वो एकदम से उठ गई, ऐसे करने लग गई। तो उसके बाद मुझे पुलिस बुलानी पड़ी। 2 पुलिस वाले आए, उसने किसी की बात नहीं सुनी, नहीं बात मानी। महिला पुलिस नहीं थी उनके आगे। उन पुलिस वालों को मैंने समझाया, मैंने कहा सर मैं महिला हूँ, मेरी विटनेस करा देना, मैं उठाने में हेल्प करती हूँ, गाड़ी ले जाके इसको दूर कर दो यहाँ से, या तो थाने में ले जाओ, बंद कर दो इसे, मैंने 100 नंबर तो कॉल की है ना। कह रहे मैडम ऐसा नहीं हो सकता, ये ड्रामेबाज महिला है। फिर उन्होंने फ़ोन करा, फिर 10 पुलिस वाले आए, 10 पुलिस वाले आए, और उसमें उनके सीनियर अधिकारी थे, SHO आए। मैंने फ़ोन पे मैंने भी बोला कि सर मैं ऐसी परेशानी में हूँ। तो सोशल काम करने वालों को थोड़ा सा सपोर्ट तो होता ही है। तो वो आए और उन्होंने बोला उस महिला को, ठीक है ऐसा करो कि मैडम से हम आपकी सासू माँ को दिला देंगे, आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, और अगर आप मरना चाहती हो यहाँ पे मत मरो, हम आपको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, हिंडन नदी बड़ी नज़दीक है, वहाँ तुम्हें उतार देंगे, हम वापस आ जाएंगे, मर जाओ। जब उसको इतनी भीड़ देख के समझ में आया, तो तब वो उठ के और दूर रास्ते पे चली गई, आगे जाके पेड़ के नीचे बैठ गई। 11:30 बज गए रात के।
5 बजे आ गई थी वो महिला, इतनी जिद्दोजहद से लड़ी वो हमसे। और फिर उसने अपने पति को बुलाया, वो उसको ले गया। तब उन्होंने फ़ोन पे मेरे पे कांटेक्ट किया। फिर मैंने उनको समझाई सारी बातें। मैंने कहा देखो, तुम्हारी माँ है, तुम जब चाहे मर्जी इस माँ को ले जाओ मेरे से, लेकिन इसकी सेफ्टी चाहिए मुझे। कैसे होगी इसकी सेफ्टी? तो जब मैंने कहा तो बेटा होके तुम्हारे पे इतनी हिम्मत नहीं है, वो कल की आई हुई औरत इस माँ को मारने के लिए, बाल नोचने के लिए तैयार थी, मेरे सामने तैयार है, तो मेरे को कैसे भरोसा दिला सकते हो? आपके सामने बाल नोच रही थी? हाँ, नोच बिल्कुल ऐसे पकड़ ली हमने ना, वरना हमने बचा दिया। बालों पे जा रही थी वो, अटैक कर रही थी। अटैक कर रही थी बालों में, हमने बचा ली। तो मैंने कहा मैं कैसे विश्वास कर लूं? तो फिर उनका पोता भी आया। मतलब 20 दिन तक हमारी जिद्दोजहद काउंसलिंग चलती रही। तो तब उन्होंने बोला कि हम अपनी वाइफ से फ़ोन पे बात कराएंगे आपकी, और समझाएंगे उसे भी, और माताजी को अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ तो माताजी आपको कॉल कर लेंगी, हम इनसे बातें कराते रहेंगे आपसे, आप इन्हें भेज दीजिए। तो उनके पोते से भी मैंने बात करी, सबसे बात करके फिर मैंने 25 दिन में भेजी माताजी। तो अब थोड़ा ठीक है। तो आपको कैसे पता लगा, किसने बोला कि प्रॉपर्टी का किस्सा है? वो माताजी ने भी बताया था, उनकी बहू ने भी बताया था, माताजी ने भी बताया था। 25 गज का घर मैंने अपने मेहनत से, आदमी नहीं था, मैंने अपनी फैक्ट्री में नौकरी करके मेरे बेटे ने और मैंने मिलके बनाया है। लेकिन बहू ने झूठ बोला कि मेरे दहेज के पैसों का है। मैं यही केस, मतलब हैरानी होती है ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं या सुनते हैं आसपास। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो वृद्धाश्रम में बैठे हुए थे, और एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती बताइए जिस वजह से आज आप वृद्धाश्रम में बैठे हों। उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी थी। वो कह रहे थे कि बिल्कुल सबको सलाह दे रहा हूँ, कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी पैसा अपने बच्चों के नाम मत करना। जब तक आप बैठे हो आप अपने नाम रखो, उसके बाद ही उसका कुछ करना। ये मोहित जी, मैं भी सभी को यही बात बोलती हूँ, बिल्कुल मत करना। लेकिन जो वो माता जी का था ना केस, वो ऐसा था कि उन्होंने जॉइंट रजिस्ट्री उनके बेटे के और उनके नाम थी। बहू ये चाह रही थी कि अपना नाम हटा के सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ही कर दी जाए। लेकिन ये तो हकीकत है कि बच्चों के नाम कभी, जब तक आप जिंदा हो बस वसीयत कर लो आगे की। पर मैम मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अब माँ बाप बेचारे कितने मासूम, कितने प्यार से, कितने भरोसे से वो अपनी प्रॉपर्टी, क्यों आज के टाइम में कोई किसी को फ्री में माचिस की तिल्ली भी नहीं देगा, लेकिन वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना प्यार, जीवन से उन्होंने बचपन से लेके जवानी तक बड़ा कर दिया, शादी कर दिया, पूरी प्रॉपर्टी भी दे दी। ऐसा क्या उनके दिमाग में आता है कि वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं? ये मैं बताऊं, इसका मेन मूल कारण अगर समाज कोई समझे। देखो सच्चाई क्या है, सतयुग था, आज क्या है, कलयुग है। कलयुग में कलयुग के जैसे ही होगा। अगर हम इसको सतयुग बनाना चाहते हैं तो हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। हम जब तक ध्यान मेडिटेशन पे नहीं जाते, अध्यात्म पे नहीं जाते, तो हमारे विचार नहीं बदल सकते। ऐसे लोगों को तो सबसे ज़्यादा मेडिटेशन, अध्यात्म की ज़रूरत है। मैं अभी एक छोटा सा और दिमाग में आ जाती हैं बातें। आप कह रहे हो कि बेटे बहू, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इंदिरापुरम के एक बुजुर्ग आते हैं मेरे यहाँ, पेंशन रिटायर्ड हैं, और इस एज में भी उनकी अपनी वाइफ के साथ नहीं बन रही है। पोते हैं, कितनी एज है उनकी, 70 साल की एज है, साइकिल चला के आते हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने वाइफ के नाम प्रॉपर्टी कर दी और आज मुझे घर से बाहर निकाल देते हैं सब के सब, कि तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तू कमा के नहीं लाता, तू पेंशन का पैसा खर्च कर देता है। तो कह रहा है कि मैं सत्संगी हूँ, मेरे को पता है मुझे ऊपर जाना है, मुझे कहाँ कितना कितना खर्च करना है मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मेरे आश्रम में कि मुझे रख लो बहन जी। मैंने बोला कि भैया आपको कैसे रख सकते हैं हम, आप तो पेंशन वाले हो, आपका तो सब कुछ है। कह रहा किस काम का पेंशन है मेरा,
मैंने कहा चलो पहले आप अपने घर के लफड़ों से निपटो। जब वाइफ क्या है ये अध्यात्म पे जो गई मैं, अगर वो महिला, मैं कह रही हूँ 7 दिन 21 दिन किसी अच्छी आदत को लगाने के लिए और बुरी आदत को लगाने के लिए भी, अगर वो 7 दिन अध्यात्म पे जाए, रात दिन जाए रहे, वो बदल जाएगी, चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है मैम, क्या जैसा अभी आपने बताया था कि उस आदमी ने अपनी जो प्रॉपर्टी है अपने वाइफ के नाम कर दी थी, तो क्या वाइफ के नाम भी नहीं करनी चाहिए? अगर माँ है और वाइफ है तो किसके नाम करें? मैं कह रही हूँ कि अगर दोनों को खुश रखना चाहते हो तो दोनों के नाम कंबाइंड भी कर सकते हो, नहीं तो माँ के नाम करें। माँ के नाम करें। बिल्कुल। खुश कैसे रखे एक, क्योंकि अब आपने मुद्दा छेड़ा तो मैं पूछ लेता हूँ कि जब एक इंसान की शादी होती है और जब पहले तो देखिए माँ के लिए तो बेटा बहुत प्यारा होता है ना, शादी होने के बाद भी वो बच्चा ही रहता है माँ के लिए तो, लेकिन जब बीवी आ जाती है तो परिवर्तन हो जाते हैं बहुत सारी जिंदगी में। अब उसे माँ भी देखनी है, अब उसे अपनी बीवी भी देखनी है, अब वो फंस जाता है, एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है लड़ाई झगड़े वाली, जहाँ वो माँ को देखे तो बीवी परेशान, बीवी को देखे तो माँ परेशान। कैसे वो दोनों को खुश रख सकते हैं? इसका मैंने एक ही रास्ता बताया आपको, विचारों का मेल होना, विचार बदलना, अपने अंदर पॉजिटिव सोच लाना, अध्यात्म से जुड़ना, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, नेगेटिव को डिलीट कर देना है। मैम कैसी कौन सोचे? एक नई लड़की जो नए घर में आई है उसको समझाना कि भाई तू ध्यान रख, ये कर वो कर, ऐसे रह, माँ बाप की सेवा कर, उसको समझाना और वो नहीं समझे तो? मैं आपको यही, आज के टाइम के बच्चे तो मैं कह रही हूँ 100 में से 1% भी नहीं है कि जो सेवा पे, उनको तो खुद बना के चाहिए। सास अगर बना के खिला दे तो बहुत अच्छी बात है, वो सेवा का निमित्त, उनका सेवा निमित्त है ही नहीं। मैं इसी चीज़ के लिए जो बार बार मैं मोहित जी अध्यात्म पे आ रही हूँ ना, जब तक सतयुग लाना है, अध्यात्म लाना है, वही बच्चा, मैं कह रही हूँ 21 दिन अध्यात्म पे चले जाए, वो बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, नहीं तो ये चीज़ तो चलती रहेंगी जब तक हमारा सोच और विचार नहीं बदलेगा कहीं भी। पहले देखो मोहित जी, होता क्या, हमें सुनना है, सुन के समझना है, समझ के फॉलो करना है। ठीक है मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब एक लड़की की शादी होती है और एक वो नए घर में जाती है, आप कुछ बताना चाहेंगे कि वो कैसे नए घर में जाके अपने आप को ढाल सके, कैसे एक अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छे तरीके से चला सके? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है एक नए घर में जाके खुद को उनके हिसाब से ढालना। बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन मैं ये इसमें तो ये कहना चाहूँगी कि देखो अपना बुद्धि और विवेक काम करना चाहिए इसमें। और दूसरा, उस लड़की के घर में उसकी भाभी होगी, वो अपनी माँ के लिए क्या चाह रही है, वो चाहती है कि मेरी भाभी मेरी माँ की सेवा करे, और उन संस्कारों को लेके वो ससुराल में आए कि जैसे मेरी भाभी मेरी माँ की सेवा करे ऐसे ही मुझे अपनी सासू माँ के साथ करना है। दूसरी बात ये भी है कि आजकल के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से जो सासू माएँ हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। कहीं कहीं क्या होता है, बहुत सख्ताई हो जाती है। इसमें आप मेरी बात को पर्सनल में मत लेना, मेरा बेटा है, मेरी भी बहू है, तो पढ़ी लिखी है, आज के टाइम की है, अपनी मर्ज़ी से बेटे ने शादी की थी, हमने कोऑपरेट किया उसमें भी। लेकिन मैं एक छोटा सा, जब बहू मेरे घर में आई तो शादी को 20-25 दिन हुए थे, 1 महीना हुआ था, मैंने उससे एक बात बोली थी कि बेटा एक बात सुनो मेरी, कि एक फुंसी होती है छोटी सी, और वो फोड़ा बन जाता है, और फोड़े का ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो कैंसर बन जाता है। ऐसे ही लाइफ है, अगर तेरे और मेरे बीच में कभी कोई बात होती है और फुंसी में छोटी बात होगी, आप क्लियर करिएगा तो वो हम फुंसी को ही हम ठीक कर देंगे। अगर फुंसी को बड़ी बात होगी, तुम फोड़ा बनने दोगी, तो फोड़े तक भी हम उसको निभा सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं बात को। लेकिन जब बेटा कैंसर बन जाएगा, ना तू कुछ कर सकती ना मैं कुछ कर सकती, तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। 25 दिन में शादी की।
आपने किसको, अपनी बेटी को? अपनी बहू को। बहू को कहा था। हाँ जी। बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि सिचुएशन कभी कभार ऐसी बन जाती है कि मैं हर घर की नहीं कह रहा, पर कुछ घरों में भी ऐसा होता है कि आपकी मम्मी ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। अब लड़का ठीक है सुन के बैठ गया, फिर माँ आके कहती है कि तेरी बीवी ने ऐसा 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 बोल दिया। अब वो किसकी बात पे यकीन करे, किसको समझाए, किसको ना समझाए? तो क्या ऐसी सिचुएशन में बेटे को दोनों को आमने सामने कर देना चाहिए? मैं इसमें पता सब चीज़ में बुद्धि और विवेक काम करता है, हर चीज़ में। बेटा अपनी माँ को भी जानता है, अब धीरे धीरे उसको भी जान रहा है जिससे शादी की है, तो वो तो सच तो जान रहा है, वो सामने कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए वो झूठ बोलेगा। लेकिन अपनी माँ की सत्ता, मेरी माँ में कितना गुस्सा है वो ये भी जान रहा है, मेरी माँ ने कितना झूठ बोला होगा ये भी वो जान रहा है, वाइफ के लिए भी वो जान रहा है। तो वो कोऑर्डिनेशन ऐसे बनाए कि दोनों से अलग अलग माँ की भावनाओं का भी ख्याल करें और वाइफ की भावनाओं का भी ख्याल करें, ये होना चाहिए। ठीक है मैम, मुझे लगता है कि शायद वो, क्योंकि माँ बाप की तो अब उम्र हो चुकी है, तो माँ बाप को तो वो इतना बोल नहीं सकता जितना वो अपनी वाइफ को समझा सकता है। वो बोल सकता है कि वाइफ को कि यार देख चल ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी माँ ने तेरे को ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक है, उनकी उम्र हो चुकी है, थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, तो थोड़ा सा तू कर ले कॉर्पोरेट। हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैं, इस बात पे तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसको 100% ये बात बोलनी चाहिए, अपनी वाइफ से बोलनी चाहिए, लेकिन सत्यता कुछ और ही होती है। वो बेचारा बोलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन उस बात का बतंगड़ बन जाएगा, उस बात में ये रिप्लाई आएगा कि आपको तो मुझे ही कहना है, अपनी माँ को तो कुछ कहना ही नहीं। तो मेरा इसमें ये कहना है, क्योंकि मैं एक माँ से सासू माँ भी बन चुकी हूँ, तो मेरा इसमें ये कहना है कि दोनों को ही समझना पड़ेगा, तब इस कलयुग के अंदर हम जीवन जी सकते हैं। तभी सतयुग आ पाएगा, तभी आ पाएगा, और तभी माँ बापों को वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जब बहू अच्छी आएगी, या अच्छी नहीं है चलो ठीक है, कुछ जगह होता है अच्छी होती है, कुछ जगह नहीं होता, पर प्यार मोहब्बत से उसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तो सबसे बड़ा, मैं तो कहती हूँ कि सास भी और बहू भी, दोनों के दोनों मेडिटेशन कर लें, थोड़ी देर शांत हो जाएं। हाँ। शांत होके वो बैठ जाएंगे मेडिटेशन में, प्रभु को अपना मान लें, अपनी सारी बातें भगवान से कर ले, मैं कह रही हूँ सारे दुख कट जाएंगे। झगड़ा कहाँ से होगा, मौन हो जाओ। सही बात है, झगड़ा होगा कहाँ से? ज्यादातर केसेस जो देखने को मिलते हैं वो शादी के बाद ही मिलते हैं ना। हाँ, माँ बाप को छोड़ने के। बिल्कुल, शादी के बाद ही मिलते। क्यों, ऐसा क्यों? क्या इसमें अब ऐसा लगता है कि शायद वो जो लड़की आई है वो कुछ करती थी? वो देखो, सारी लड़कियों के लिए भी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लड़कियों को ये लगता है कि शादी मैंने की है, तो ये मेरा ही है। अब वो ये उसके दिमाग में पीछे से ही ये डल के नहीं आया है कि ये इससे अगर ये बच्चा पैदा नहीं होता तो तुम्हारा पति बनता कहाँ से। ये मेन पॉइंट उसके दिमाग में डाली जाए कि पहला हक तो माँ का है ना। अब वो कहावत भी है मोहित जी, आपने एक सुना भी होगा कि माता रोए जन्म जन्म, बहना रोए छठ मासा, और प्रिया रोए 2 घड़ी फिर करे घर बासा। क्या बात है। बहुत सही, बहुत सही है मैम। बिल्कुल, अभी आपने जैसे बोला ना कि मैं ही कह रहा था कि शादी के बाद जब लड़की आती है और तभी ये सिचुएशन देखने को मिलती है, तो क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हाँ ठीक है चलो, पर लड़के को समझना चाहिए ना, नई बातों में आना चाहिए, नहीं बातों में आना चाहिए। क्योंकि लड़की ये कहती है कि अब मेरी शादी हो गई है तो तेरे से, तो अब तेरे ऊपर सबसे पहला मेरा हक है। बिल्कुल। और मेरे ऊपर तेरा हक है। मेरी मतलब अगर लड़के की माँ है एक तरफ और लड़की की बीवी एक तरफ, तो लड़की की बीवी ये बोलेगी कि तू माँ से ज्यादा सबसे पहले मेरे को देख। पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सबसे पहले लड़के का प्यार उसकी माँ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि माँ बुजुर्ग हो रही है, पिता बुजुर्ग हो रहा है, उसके बाद लड़की को देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की को छोड़ दो या उसका ध्यान मत, क्या उस पर अत्याचार करो, बिल्कुल नहीं, है ना। पर पहला माँ बापों को भी देखा जाए और बीवी को भी देखा जाए, माँ बाप का प्यार माँ बाप को मिले और बीवी का प्यार बीवी को मिले, बिल्कुल, दोनों को ऐसा ना किया जाए। ये चीजें पता क्या, आज का जो देखो, आजकल के समाज में हम क्या देख रहे हैं, खान पान सही है, रहन सहन सही है, पहनावा सही है, सारी चीजें ये
सारी चीज़ें एक साथ जब जुड़ती हैं ना तो माइंड ऐसे ही तो होंगे, दिमाग पीछे से ही हम जब अच्छा खा नहीं रहे, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो एसी में आजकल एसी औरतें जो हैं बिना एसी के घर में है नहीं, बिना पार्लर के है नहीं। अरे सुंदरता कहाँ है, दिल की सुंदरता देखो, प्यार करना सीखो, हर जीव जंतु मनुष्य से प्यार करना सीखो। अगर तुम अपनी सासू माँ को अपनी माँ समझ लोगी और सासू माँ भी अपनी बेटी जैसा उसको समझ लेंगी तो कभी ऐसा हो सकता है? अगर बहू भी माँ समझे और सास ये समझे कि अगर मेरी बहू ने गलती कर दी, मेरी बेटी अगर गलती करती तो मैं सहन करती इस गलती को, तो ऐसे मैं बहू की गलती भी सहन कर लूँ। मैं दोनों तरफ से थोड़ा सा इस बात को लेना चाहती हूँ, एक तरफ से नहीं जी। ये 3 लोगों को समझना पड़ेगा, सास बहू बेटा। सास के कहने से उसको डांटना नहीं चाहिए, समझाना चाहिए, और उसको भी वाइफ के कहने से भी समझाना चाहिए। मम्मी को गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। इसी गुस्से के कारण मैं अभी मेरे पास एक लापता के लिए आए थे, मोबाइल में फ़ोटो दिखा रहे थे, बहुत अच्छे चिजारसी गांव नोएडा के सामने पड़ता है, बहुत अच्छे घर की महिला, बेटा रोता रोता कि मैम आपके आश्रम में तो नहीं आई हमारी माँ। मैंने कहा अरे तो ठीक ठाक लग रही है, हुआ क्या है? कह रहा मेरी वाइफ ने ऐसा शब्द बोल दिया, माँ के चुभ गया, माँ फ़ोन भी छोड़ गई, दवाई ले गई और सब कुछ छोड़ कर माँ चली गई। ये क्या है? कुछ अंदर पे दिल पे मैं दोनों के लिए कहूँगी ये बात, दिल पे लग गई, बोला दिल पे लग गई। और वो भी रो रो के बहू पागल हो रही है कि एक बार माँ जी घर में आ जाए तो उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी। उसकी भी मनसा ये नहीं थी कि ये चली जाए, और इनका भी दिल बड़ा करके सुन के उस बात पे बात कर लेती कि बेटा तुमने बहुत गलत बोला है, आज से मैं कोई और सज़ा दे देती कि मैं नहीं बात करूँगी तुमसे, किसी से बात नहीं कर रही हूँ मैं आज से, आपने मेरा दिल दुखाया, मेरे को बहुत बुरी लगी ये बात। घर छोड़ के जाने की तो ज़रूरत नहीं थी ना इसमें। तो मैं उनको भी अध्यात्म की ज़रूरत है, मैं फिर उसी पे आ रही हूँ। उनको भी शांत रहने की ज़रूरत है और बहू को भी शांत रहने की ज़रूरत है। बोलने से पहले तोलो, हम बोलेंगे तोल के तो कभी ये गलती नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम क्या आधुनिक जीवन शैली के कारण भी ये समस्याएं देखने को मिलती है? बिल्कुल। आधुनिक जो जीवन शैली है ना, घर में रोटी पसंद नहीं है, पिज़्ज़ा पसंद है, चाउमीन पसंद है, बर्गर पसंद है, मम्मी के हाथ का खाना पसंद नहीं है। आधुनिक कपड़े, आधुनिक जिंदगी, पार्लरों में जाना। पुरानी जो सासें हैं उनको कैसे पार्लर में क्या अच्छा लगेगा, अरे दिल का सुंदर बनना। फिर भी कभी शादी ब्याह है, कभी एक आध बार तुम जा भी रहे हो छोटा मोटा करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पहले के टाइम के लोगों को तो लगता है कि ये वेस्टेज है ना, तुम घर में कर लो, अपने दिल को सुंदर बनाओगे, डेली मुस्कुराओगे, तुम वैसे ही सुंदर हो जाओगे। बिल्कुल सही बात है। आधुनिक तो बहुत बड़ा इसमें रोल कर रहा है। माँ बाप जो वृद्धाश्रमों में जा रहे हैं, वृद्धाश्रम में जो छोड़ के चले जाते हैं माँ बापों को, क्या आपके हिसाब से ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहती हूँ कि मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, ये मेरे जैसा जो भी सोशल सेवाएं ऐसे वृद्धाश्रम या कोई भी सोशल सेवाएं कर रहा है, स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को, आजकल गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल रखा है कि सोशल में जाके वीडियो बनाएं और वहाँ जाके अपना सोशल सेवाएं करें और एक सर्टिफिकेट इशू करें। क्या आप ये रूल बनने से कोई बच्चा एक दिन आश्रम की वीडियो बना के ले जाएगा, क्या वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा? वो सोशल बन जाएगा एक दिन में? बिल्कुल नहीं बनेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ समाज के लिए या गवर्नमेंट के लिए, कुछ भी है, एक चीज़ ऐसी बनाए जो ऐसे काम कर रहे लोग, उनको स्कूलों में महीने में 2 क्लास लें संस्कार की, माता पिता के बारे में, घर के बारे में। तो वृद्धाश्रम खुले ही ना, जरूरत क्या है वृद्धाश्रम खोलने की? और वो ऐसे फैले, वो बात ऐसे फैले संस्कार कि बच्चों को समझ में आए। ये चीज़ जरूर होनी चाहिए। वृद्धाश्रम तो होने ही नहीं चाहिए,
बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्या मैम माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ना नैतिक रूप से सही है? बिल्कुल गलत है मोहित जी, बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही हत्या करने वाली बात है। माँ बाप को बिल्कुल भी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ना चाहिए। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, फिर तुम्हें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, क्या उस माँ को तुम्हारी सेवा का अधिकार नहीं है? माँ अपने बच्चे से कभी अलग नहीं होना चाहती, वो मरने के बाद ही अलग होना चाहती है अपने बच्चे से, इतना उसको अपने बच्चे से प्रेम होता है। जी बिल्कुल। सिचुएशंस ऐसी बन जाती है, पता नहीं क्यों बनती है, पर क्या घर के हालात भी कुछ ऐसे होते हैं, लड़ाई झगड़ा कलेश, जिनकी वजह से जो माँ बाप होते हैं उनकी मेंटली सिचुएशन ठीक नहीं रह पाती है क्योंकि वो डिस्टर्ब रह पाते हैं, तो क्या वो कभी ऐसा कदम खुद से भी उठाते हैं कि वो खुद आगे वृद्धाश्रम में रहने के लिए? हाँ, ऐसा होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। सबसे बड़ा बता, आज के युग में सबसे बड़ा क्या है, ये मैं बड़े घरों की बात कर रही हूँ, जो अच्छे स्तर के घर हैं, वहाँ पे क्या है कि जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ रह भी रहे हैं, एक कमरा दे दिया गया है उनको, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम नहीं है, पीने की प्रॉब्लम नहीं है, समस्या कहाँ है, कोई उनके साथ बैठना नहीं चाहता है, कोई उनके साथ बात नहीं करना चाहता है। एक अकेले कमरे में 2 लोग पड़े हैं या अकेला लोग पड़ा है, तो वो पागल होगा या नहीं होगा? वो तो कहेगा ना, इससे अच्छा मैं वृद्धाश्रम में कंपनी के बीच में रहूं, लोग मेरे से बात तो करेंगे, मैं हंसूंगी तो सही, बोलूंगी तो सही। सबसे पहले क्या चाहिए? 2 मीठे बोल। जब कहते हैं एक एज ऐसे आ जाती है कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तो क्या चाहिए उस वक्त में? उसको खाना भी ज़्यादा नहीं चाहिए, मुंह में दांत भी नहीं है, पेट में पचाने के लिए शक्ति भी नहीं है, तो मीठे बोल ही तो चाहिए। 2 शब्द, 2 घड़ी अगर हम अपने माँ बाप के साथ बैठ जाते हैं, सोते टाइम हम उनके पैर छू के आ जाते हैं, उनके पैर दबा के आ जाते हैं, सुबह उठ के पैर छूते हैं, रात को पैर दबा देते, माँ तेरे पैर में दर्द हो रहा है, या कुछ भी नहीं, कितना माँ का कलेजा सीना चौड़ा हो जाता है। माँ अपने बच्चे से पैर नहीं दबवाना चाहती है, उसका सानिध्य, उसका प्रेम चाहती है, जो कि आज की डेट में बच्चों को और माँ बाप को कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। बच्चे दे ही नहीं पा रहे हैं वो चीज़, क्योंकि उनको तो मोबाइल पर टाइम देना है, वो अंदर से फील ही नहीं कर पाते हैं, जो सच है। क्या आपके हिसाब से एक बेटे को एक पूरे दिन के अंदर कुछ पार्ट अपने माँ बापों के साथ बिताना चाहिए? 100%। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे दिन बच्चा जॉब पे जाता है, सुबह पैर छू के चली जाए। देखो, सबसे बड़ा भगवान कौन है अपने घर में? मंदिर में पूजा हो रही है, जागरण हो रहे हैं, और अपनी माँ रो रही है। क्या है ये? समाज की विडंबना नहीं है तो क्या है? सोच के देखिए। तो क्या सुबह हम मंदिर में तो जो हाथ जोड़ रहे हैं, अगर असली मंदिर, जो मंदिर हमें इस धरती पे लाया है, उस मंदिर के हम पैर छू के जा रहे हैं, कितना बड़ा आशीर्वाद, इतना अच्छा दिन निकलेगा, आप समझ ही नहीं सकते उस बच्चे ने क्या पा लिया। लेकिन ये संस्कार कहाँ से लाए बच्चों के? और सोते टाइम आके, मैं कह रही हूँ 10 सेकंड माँ के पैर दबा लिए, माँ से प्यार से 2 बातें कर ली, माँ को इतनी अच्छी नींद आएगी और इतनी दुआ मिलेंगी। पैसा दुनिया कमाती है, दुआ बहुत कम लोग कमाते हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि लोग बहुत बिजी हो गए, अपना बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, पर माँ बाप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये इस बात पे मैं ज़रूर ये कहूँगी आपसे, जैसे कि अभी आपने भी कहा था कि पैसा के बिना कुछ नहीं। मेरा ये मानना है कि पैसे के बिना कुछ नहीं है, पैसा भगवान भी नहीं है। जी ठीक है, ईश्वर से बड़ा पैसा भी नहीं है। अगर हम अपनी अच्छी नियति रखते हैं तो पैसा भी आएगा, और अपने भगवान जैसे माँ बाप को हम अगर उनका दिल नहीं दुखाते हैं, रास्ते तुम्हारे ऐसे बन जाएंगे। तुम संकल्प लो, डेली संकल्प लो, अच्छे संकल्प लो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, एक तो माँ बाप हमारे वो हैं, एक हमारे परमपिता परमात्मा है,
भगवान है, तो वो ही धरती पे क्या नहीं दिया है भगवान ने हमें? निस्वार्थ दिया है ना, क्या नहीं दिया भगवान ने हमें, आप बताइए। जी। धरती दी है, पेड़ पौधे दिए, फूल दिए हैं, फल दिए हैं, इतनी अच्छी चीजें दी हैं। दोषित किसने किया है उसे? हमने। जी। ऐसे ही माँ बाप जो हैं, माँ बाप बच्चों को धरती पे लाए हैं, कोशिश की है पढ़ाने की, लिखाने की, अपनी जितनी उनकी क्षमता है उसके हिसाब से किया है। क्या मिल रहा है माँ बाप को? किसी भी माँ बाप को क्या मिल रहा है? मोहित जी, मेरे पास इस टॉपिक पे बोलने के लिए 2 दिन तक भी बुलवाते रहोगे ना तो इतना है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और डीपली, गहराइयों से, दिल की गहराइयों से मेरे पास लोग आते हैं। मेरे को खुद को मैंने सर्वे किया हुआ है, खुद भी। मैं बच्चे वाली भी हूँ, मेरे बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं मेरी। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। आपको क्या लगता है बेटा बेटी में फ़र्क होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नहीं होना चाहिए ना। तो मैं वही कह रही हूँ। मेरे भी घर में 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है, बड़ी मेरी बेटी है, छोटा मेरा बेटा है। लेकिन मेरी बेटी ने मेरा साथ बेटे से भी बढ़कर दिया है। और आज हमारी 3 पीढ़ी कनेक्ट हो रही है इस काम से। टॉपिक आ गया तो इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मेरी माँ से मुझे आया, मैं उस सेवा को माँ की कृपा से कर रही हूँ। आज मेरी माँ है भी नहीं, 15 साल की थी तब मेरी माँ चली गई थी, लेकिन आज मेरी बेटी ने भी वही रास्ता संभाल दिया है। तो ये कितना, मैं बेटी बेटा में कभी कोई फ़र्क नहीं करती, और एक अपना बच्चा और पराये बच्चे में फ़र्क नहीं करती हूँ। अगर कोई बच्चा, वो कैसा भी है, बच्चा है, चाहे वो छोटे तबके से, अगर वो कुछ करना चाहता है, मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ, बेटा जो करना चाहते हो मैं इतनी ही मेहनत करूँगी जितना मैंने अपने बच्चों के लिए की होगी। तो ये फ़र्क ही नहीं होना चाहिए। मैम, कई बार बच्चे बोलते थे ना माँ बाप को कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। भाई, इस दुनिया में लेकर आए, आपको पढ़ाया, शिक्षा दी, ज्ञान दिया, इस काबिल बनाया कि आज आप अपने पैरों पे खड़े होकर 2 पैसे कमा के समाज में एक अच्छे पद को हासिल करके चल रहे हो। शादी कर दी, और उसके बाद, शादी के बाद या उससे पहले बच्चे कहते थे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो माँ बाप को तो बहुत दुख पहुंचता होगा। मैं इस बात का ये मेरे पास जवाब है कि दुख तो देखो बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचता है इन बातों को सुन के। मैं भी एक माँ हूँ, मैं समाज में देखती हूँ ये शब्द को सुन के कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए। तो इस शब्द का जवाब मुझे लगता है कि माँ बाप को कष्ट तो बहुत होगा, लेकिन ये जवाब देना चाहिए कि बेटा, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे या तुम हमारी उम्र में आओगे, तब आपको जवाब, आप अपने लिए जवाब खड़ा कर रहे हो। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। एक स्टोरी मैंने सुनी थी कहीं पे कि एक बेटा था और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहा था। तो वृद्धाश्रम में जब वो छोड़ने गया था तो वहाँ पे कोई था जिसने उस बेटे को बताया था कि आज से कुछ साल पहले जब तो अपने ये पिता को छोड़ने आए, इससे कुछ साल पहले ही अपने दादा को छोड़ने आए थे, मतलब उसके फादर उनके पिता को छोड़ने आए थे। तो वो फल आज वो बेटा उसको दे रहा है, अपने बाप को। बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसके पिता ने अपने पिता को छोड़ा था, आज वो अपने पिता को छोड़ने आया है। तो ये घूम के आ जाता है ना, घूम के आएगा। और आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारा जो इस पीढ़ी के जो जवान बच्चे, अभी शादी हो रही है, उन्होंने मोबाइल की दुनिया तो देखी है, लेकिन उससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था मोबाइल की दुनिया, ये सब सोशल मीडिया वगैरह कुछ इतना नहीं था। तो वो बच्चे तो थोड़ा सा शायद कुछ कोशिश भी करेंगे सुनने की भी, लेकिन जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है, वो माँ के गर्भ में है, उस टाइम से ही वो मोबाइल की दुनिया में चला गया है। वो रामायण महाभारत ये सब चीज़ें, कृष्णा गीता पढ़ना, ये सब तो देखेगा नहीं। तो वो तो वही संस्कार ले रहा है ना मोबाइल के। तो जब वो बड़ा होगा तब वो क्या करेगा, उन बच्चों से भी अपने माँ बाप से भी ज़्यादा खराब करेगा वो। हम कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर आज हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं
तो क्या भविष्य में हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? ये तो 100% बात है कि आज अगर कोई अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ेगा, जब माँ बाप की उम्र में वो आएगा, वो 100% वो भी बच्चा उस वृद्धाश्रम में जरूर, उसमें नहीं आएगा, किसी में आएगा, उसका बच्चा लाएगा, उससे पहले ही ले आएगा वो उसे। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हम बोएंगे वैसे ही तो काटेंगे। अच्छा कैसे बबूल बोएंगे तो आम के पेड़ कहाँ से उग जाएंगे उसमें। तो ये तो 100% वापस जैसे कर्म होंगे वैसे फल तो हमने भुगतने ही है। ये तो 100% होगा, चाहे आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल होगा जरूर। क्योंकि जो बच्चा देखेगा अपने दादा को वृद्धाश्रम में जाते हुए, बिल्कुल, वो अपने माँ बाप के लिए भी तैयार हो जाएगा। मैं कह रही हूँ वो तो जिस उम्र में उसके दादा दादी गए हैं ना, वो तो अपने माँ बाप को उससे पहले ही भेज देगा। जरा सा भी माँ बापों ने बोलना शुरू किया, उसी दिन वो वृद्धाश्रम भेज देगा उसे। एक इस पे फिल्म भी है बागबान करके। बागवान, बिल्कुल। कहते हैं कि 2 माँ बाप मिलके 10 बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन 10 बच्चे मिलके 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते। ये बात तो मैंने बागवान फिल्म 4 बार देखी और अपने बच्चों के साथ बिठा के देखी, और उनको एक ही बात बोला कि ऐसा सलमान खान मैं ना ले आऊं घर में। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने अनाथ बच्चों पे भी काम किया, और ऐसा सलमान खान मेरे पास है। क्या बात है। बच्चा है जो कि 13 साल की या 12 साल, लगभग 10-12 साल की उम्र में मेरे पास आ गया था, और आज वो 21-22 साल का हो गया है। काम भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, और शादी भी होने वाली है। तो ऐसा भी है। क्या बात है। बिल्कुल। मैम, एक कहानी हमने सुनी भी है कि जब शंकर भगवान और माता पार्वती होती हैं, तो गणेश जी और कार्तिकेय को बोला जाता है कि पृथ्वी के चक्कर लगा कर आओ। जो सबसे पहले चक्कर लगा कर आएगा वो उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गणेश भगवान और कार्तिकेय जब जाते हैं तो कार्तिकेय तो पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने निकल जाते हैं, पर गणेश भगवान माता पिता के ही चक्कर लगा लेते हैं। पूरा ब्रह्मांड जो है माता पिता के इर्द गिर्द है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? इस बारे में मैं कह रही हूँ कि 1000% बिल्कुल ये बात सही है। जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, अपने माँ बाप को देख लिया, उनके लिए आज के इस युग के अंदर उसने पूरे दिन भर में अगर 1 घंटा भी अपने माँ बाप के लिए निकाल दिया, 10 मिनट भी अपने माँ बाप के लिए निकाल, तो ये समझो उसने चक्कर लगा लिया। अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया तो उसने गणेश भगवान जी जैसे चक्कर लगा गए। ये कलयुग की बात कर रही हूँ मैं। कलयुग का गणेश बन जाएंगे वो, अपने माँ बाप के दिल को नहीं दुखाएंगे, सुबह पैर छूंगे, शाम को पैर दबा देंगे, प्रेम से बात कर लेंगे। उन माँ बाप को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, किसी भी माँ बाप को। तीर्थ स्थल पर जाते हैं, पूजा करते हैं भगवानों की, अलग अलग जगहों पे जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, इससे अच्छा शायद वो माँ बाप की सेवा कर लें। मैं कह रही इससे बड़ा तीर्थ कहीं भी नहीं है। हाँ, वो तीर्थ स्थानों पे जाएं, अपना एंजॉय के लिए जाएं, घूमने जाएं, सबसे बड़ा तीर्थ तो माँ बाप है। इससे बड़ा तीर्थ कहीं भी नहीं है। कहीं गंगा, अपनी माँ बाप को स्नान करा दो, आपका तीर्थ स्नान वो हो जाएगा कि आपने गंगा जी नहा ली। माता पिता की खुशी के लिए एक बच्चा क्या कर सकता है? माँ बाप की खुशी के लिए देखो मोहित जी, माँ बाप की खुशी के लिए तो माँ बाप तो प्रेम से बच्चा बात कर ले और अपना जीवन अच्छे से चला ले। दोनों हस्बैंड वाइफ में भी आजकल कहाँ बनती है, तो वो प्रेम से रह ले और अपना जीवन अच्छा चला ले, दिनचर्या अच्छी कर ले। ये मॉडर्न ज़िंदगी से थोड़ा सा दूसरी ज़िंदगी में आए और प्रेम से बात करे, सुबह से माँ बाप से मिलने जाए, उनको प्रेम से हक करे। अब आप एक छोटा सा बात मैं बताना चाहती हूँ। जब बच्चा छोटा होता है, माँ से कितने सवाल पूछता है? माँ क्या हर बात का जवाब देती है? आज का क्या हिसाब है? अगर माँ 2 बार एक शब्द को रिपीट कर दे तो क्या माँ को सुनना पड़ता है? क्या माँ बार बार एक बात को लेके बैठती हो? माँ क्या बार क्या उस बेटे ने उसकी माँ बाप की एज में नहीं आना है? क्या उसको नहीं जरूरत पड़ेगी? तो उल्टी लकड़ी घूमती है। चूल्हे की लकड़ी कभी उल्टी भी हो जाती है या होती ही है।
आज वो माँ बाप के लिए जो कर रहे हैं वही उनको मिलेगा, वो लिख के ले ले, 100% मिलेगा। एक क्लिप मैंने देखी थी जॉनी लीवर की, आपने भी कहा कि इसी से मुझे याद आया कि माँ जब कुछ कहती हैं, बच्चे से 2 बार पूछ लेते तो बच्चा इरिटेट हो जाता है। जब बच्चा छोटा होता है माँ से बहुत सारे सवाल पूछता है, जब वो बोलना भी नहीं आता तो तुलाता है तो माँ समझ जाती कि ये क्या मांग रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन उसमें बताया गया था कि माँ बीमार है, उनसे बोला नहीं जा रहा और वो सिर्फ इशारे में कुछ बोलना चाह रही है। तो जो उनका बेटा है वो इरिटेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और वो किसी से बोलते हैं क्या बोल रही है ये, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पूछो इससे क्या बोल रही है। तो वहाँ पे एक शख्स खड़े थे जिन्होंने कहा कि बेटा आज तो तुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब तू छोटा था और जब तू तुतला के बोलता था या तो इशारे से बोलता था, ये तब सब समझ लेती थी। बिल्कुल, ये बात सच है। ये बात जो भी कही है, मैं तो वो रात दिन देख रही हूँ। मैं तो रात दिन बुजुर्गों के साथ देख रही हूँ मोहित जी। मेरे पास तो आप आए भी थे, देखा भी था क्या स्थिति है वहाँ की। तो ये बात तो सत्य है कि माँ बाप 100 सवाल पूछता है, 100 के जवाब देते हैं अपने बच्चों को। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उनको बोझ लगने लगते हैं। ये सच्चाई। क्यों लगते हैं बोझ? अब ये क्यों का जवाब तो नई पीढ़ी से पूछा जाए। एक दिन किसी यंग बच्चे को लाइए और उसको 2-4 बार पहले बात करें और उससे बोले कि जो बोले सच बोले। वीडियो में बोलने के लिए लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, मम्मी के पैर छूने की वीडियो आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन कभी रिपीट करके उस माँ के दिल से भी पूछिए कि ये पैर छुए जा रहे हैं या क्या होता है उसके बाद में। आप ये पूछ के आइए। ऐसी ऐसी स्टोरियाँ यंग बच्चों की भी हमारे सामने आई हुई हैं जिन्होंने माँ बाप पे हाथ उठाया है। बहुत बहुत बुरी स्थिति वाली बातें हमारे सामने आई हुई हैं। नशा करते हैं, ड्रिंक करके आएंगे, माँ बाप मना करेंगे, लोगों को लाएंगे, गलत दोस्तों को घर में लाएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बहुत सारी चीज़ें। तो माँ बाप तो बोलेंगे ही बोलेंगे ना। उस स्थिति में वो अपने माँ बाप को किस उसमें ले रहा है वो देखिए, उसका इंटरव्यू करिए। अभी आपने बताया कि माँ बाप, ऐसी स्टोरी है जिसमें माँ बाप को मारा गया है, इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे प्लीज़? देखो मोहित जी, बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं, कई बार ऐसी होती हैं कि हम सामने किसी का नहीं आ सकता नाम किसी का, लेकिन मेरे सामने ऐसी स्टोरियाँ आई हैं कि बच्चा जो है, शादी भी नहीं हुई है उस बच्चे की और गलत लाइन में डेली उसको पैसे चाहिए, माँ बाप से पैसे चाहिए, पढ़ा लिखा लड़का है, उसे क्लब ज्वाइन करने हैं, उसे ड्रिंक करनी है, उसे ये करना है, उसे वो करना है। ये इस चीज़ के लिए माँ बाप पैसे नहीं अगर देते हैं, पहले तो माँ बाप क्या करते हैं, वो झूठ बोलता है, प्यार प्यार से उसको दे देते हैं। और उसके बाद जब वो बहुत बड़ा एक लत पाल लेता है अपनी नशे की, उसके बाद वो मांगता है और माँ बाप मना कर देते हैं, तो वहीं मारकूट शुरू हो जाती है, माँ बाप को मारने लगता है वो। कभी कोई ऐसा केस आपके पास आया है जिसमें माँ बाप को ऐसा मारा गया हो? मेरे पास ऐसा केस आया है, मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए भी आया है, बहुत ऐसी। अब मेरे को बिल्कुल आपने अच्छा याद दिला दिया, कहीं की नहीं, यहीं राजनगर गाजियाबाद की एक स्टोरी है। एक महिला MA B.Ed, उसको कैसी स्थिति में रेस्क्यू करा हमने, मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसका बच्चा, उसके साथ बहुत उस महिला की अटपटी स्टोरी थी। हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, 2 बच्चे थे, अच्छी महिला, और मैं बता रही हूँ कि वो GM था मदर डेयरी में, वो बंदा जिसने सेकंड मैरिज कर ली। और उसके बाद सेकंड शादी करी, उसके साथ रहने लग गए। उस महिला को राजनगर में घर दिला दिया, उसके साथ एक बच्चा छोड़ दिया और एक बच्चा गांव में छोड़ दिया। अब उस बच्चे का धीरे धीरे क्या करा कि उस पहली वाली के खर्चे बढ़ गए होंगे, राजनगर में किराया दे देना और 5,000 रुपये ओनली मात्र उनको दोनों को खर्चा दिया जाता था। खर्चा 5,000 में कैसे करेगी, बच्चे को पढ़ाएगी या कैसे करेगी। अब जो बच्चा पढ़ता था वो धीरे धीरे उसको टेंशन हुआ, डिप्रेशन हुआ, वो घर में ही रहने लगी। अब बच्चे को जो पैसे आते थे, बच्चा गलत लत पकड़ लिया,
गलत लत लग गई उसे। वो कभी खाना दे देना, उल्टी सीधी चीज़ें खाने लग जाना, वो अपनी माँ को टॉर्चर करने लग गया। कौन सी क्लास, अभी 11th में भी नहीं गया था, शायद 10th का बच्चा था वो। उस माँ पे बेड पे जाले लगे हुए, गंदगी फैली हुई, और मारता था अपनी माँ को। माँ को मारता था? हाँ बिल्कुल मारता था। और वो बात कैसे आई, गाजियाबाद में उनके पड़ोस में एक मेरी सोशल कांटेक्ट से एक सालू पांडे मैडम जुड़ी हुई हैं। वो पड़ोस में खाना खाने गई तो रात के 11 बजे थे, किसी ने बुलाया था तो चीखने की आवाज़ें आ रही थी। रात को 11 बजे उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो उस आवाज़ बंद हो गई, किसी ने खोला नहीं। फिर अड़ोस पड़ोस से पूछा तो बोला कि हाँ यहाँ माँ बेटे रहते हैं और ये शायद लड़का मारता है, चिल्लाने की आवाज़ तो आती है और उसकी माँ दिखाई भी नहीं दे रही है। थोड़ा सा सोसाइटी वालों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे पड़ोस में ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं, अगर ये इनका नहीं है तो कैसे ये दिक्कत में है, कुछ है, पूछना चाहिए, देखना चाहिए। तो किसी ने नहीं देखा। फिर वही महिला दोबारा आई, पड़ोस में बोला उसने कि चिल्लाने की आवाज़ आई, हमें बुलाना। पुलिस को कॉल करा, दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, इन्होंने ज़ोर ज़ोर से बजाया, दरवाज़ा तोड़ा। तो सर्दियों में उस माँ के पास ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है और वो इंसानों को देख के डर रही, मत मारो। उसने माँ का मुंह बांध रखा था, अब मारता था डंडे से उसे। तो लोगों ने ये बताया कि ये बच्चा बहुत अच्छा था, ये भी मेंटली डिस्टर्ब हो गया। तब उस महिला को रेस्क्यू करा, MMG हॉस्पिटल में एडमिट कराया सब महिलाओं ने मिलके। उसके बाद उनके अखबार में खबर आ गई, फिर उनके घर वालों को पता लग गया, गायब कर दी वो औरत वहाँ से, MMG हॉस्पिटल से गायब कर दी। इतना परिश्रम उस महिला के लिए करा हमने, ढूंढा उसके ससुर को फ़ोन, जब कांटेक्ट होने लग गए तो कभी कुछ बोले, कभी उसके आदमी का भी कॉल आ रहा है। और वो क्या वीडियो वायरल हो गई, सारी वीडियो बनी, वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद पता लगा कि इवास हॉस्पिटल में एडमिट कराया है उन्होंने, और वो बंदा हमसे खुंदक खा रहा, सारी महिलाओं से खुंदक खाया उसका पति। तो पति आया उसके बाद, तब उस 2-3 दिन वहीं इबास में उसके साथ रहा तो उसके दिमाग बदल दिया बोलने के लिए। हम स्पेशल बात करके हॉस्पिटल वालों से बात करी और हमने कहा कि आज उस महिला को हम देख के ही जाएंगे और बात करके ही जाएंगे। लेकिन बाद में वो महिला ये बोलने लगी, मैं ठीक हूँ, मेरे को सब देखभाल हो रही है, सब चीज़। और उस बच्चे को उन्होंने गाँव भेज दिया। तो ऐसी भी स्थिति आती हैं। एक 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा अपनी माँ को मार रहा है, मारने के निशान है। आपने बताया मुंह बांधा हुआ है? मुंह बंधा हुआ था। मुंह बांधा हुआ है। और कैसे, वो बेड पे थी या फर्श पे? मतलब ये लगा लो कि उस पे कंबल भी नहीं था, थी वो सोफे में पड़ी हुई और मुंह बांधा हुआ था? मुंह बांधा हुआ था। और डंडों से मारने के निशान? हाँ बिल्कुल, डंडों के मारने के निशान थे। आपने बताया हॉस्पिटल से गायब कर दिया था? गायब कर दिया था। बहुत गालियां सुनी उस आदमी की हमने। मैं बहुत खतरनाक सिचुएशन देखी आपने। बिल्कुल, ऐसे तो कितनी देखती हूँ मैं, तो धीरे धीरे दिमाग में तुरंत आपने बोला याद आ गई। ऐसी बहुत सारी हैं मेरे पास, एक नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया काम करते हुए। मैम, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने किसी का देह संस्कार भी किया है, वो भी अकेले? बिल्कुल। इसके पीछे क्या स्टोरी है, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगी। एक माता जी थी हमारी, उनका नाम था कांति देवी। वो अम्बाले की रहने वाली थी, अच्छे घर से थी, लेकिन उनके अपने बच्चे नहीं थे, पढ़ी लिखी नहीं थी। उनके पति बिजनेस करते थे और उनके पति ख़त्म हो गए। एक उन्होंने बेटी गोद ली थी, उसकी शादी कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि उस बेटी के भी बच्चे हुए, बेटी दामाद ख़त्म हो गए और इनके देवर जेठों ने इनसे साइन वगैरह करा के जो भी रहे होंगे प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी सब कुछ। फिर कुछ दिन उनकी बेटी को भी उन्होंने सब कुछ दिया, बेटी तो दामाद भी एक्सपायर हो गए, उनके बच्चे थे तो उनके बच्चों ने भी कुछ दिन माता जी को रखा, संभाला, जो भी किया होगा। उसके बाद उसे निकाल दिया। फिर किसी के थ्रू वो माता जी हमारे पास आई,
88 साल की माताजी रही, 88 साल उम्र था उनका। जब वो मेरे पास आई तो याददाश्त भी उनकी सही, बोलती कुछ थी करती कुछ थी। वो 3 साल जिंदा रही मेरे पास, यानी कि वो आई थी 85 में, 85 साल की मेरे पास, तो 88 में वो एक्सपायर हो गई। बस वो बहुत अच्छे नेचर की थी, हमेशा कहती थी भगवती माता सबको सुखी रखे। दिल होता है हर किसी का। और उनको क्या हुआ, हमेशा एक ही बात कहती थी कि बेटा जब भी मैं मरूँ ना, मुझे गढ़गंगा ले जाना। मुझे दिन में मतलब 4 बार बोलती थी वो मुझे। तो मेरे दिमाग में वो घर कर गई बात। एक दिन क्या हुआ, उनको अटैक पड़ गया आश्रम में ही। तो हम इमीडिएटली उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, और वहाँ की तो बड़ी लंबी बातें हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि बहुत पैसा मांगा, वहाँ मैं करवा नहीं सकती थी। फिर मैंने मेन डॉक्टर से बात करी, उन्होंने 4 लाख का खर्चा बता दिया मुझे। तो मैंने डॉक्टर से क्वेश्चन किया कि अगर हम कहीं लोगों से बोल के कुछ करें भी तो ये जिएंगी कितना? कह रहा है 1 घंटे की भी गारंटी नहीं है स्टंट डलने के बाद। मतलब एज है ऐसी, कितना वो काम कर पाता है नहीं। तो मैंने कहा ये जितने दिन शांति से ज़िंदगी जिए ये कैसे जी सकती है? उन्होंने बोला इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो मैंने, गुरुद्वारा इंदिरापुरम है हमारे पास, तो वहाँ से मैंने वो मंगाया ऑक्सीजन वाला सिस्टम, और ऑक्सीजन घर वहीं आश्रम में चढ़ा दिया। तो 15-20 दिन जी, फिर वो एक्सपायर कर गई। सुबह श्राद्धों के टाइम पे एक्सपायर हुई। बहुत अच्छी आत्माएं थी वो, और एक्सपायर हुई सुबह ब्रह्म बेला में 4 बजे। 4 बजे एक्सपायर हुई। तो 7 बजे से मैंने लोगों को कॉल करनी शुरू की, क्योंकि लोग तो लाइफ स्टाइल लोगों की अलग है, 4 बजे तो कोई नहीं उठेगा। तो उस टाइम मैं मेडिटेशन पे थी जिस टाइम वो एक्सपायर हुई माता जी। मैंने देखा तो टाइम था उस दिन, इत्तेफाक से मैं वहीं रुकी, आश्रम में ही थी, और रुकती भी हूँ, मैं हर वक्त रुक जाती हूँ वहाँ पे भी बुज़ुर्गों के साथ। तो देखा मैंने तो माता जी गई। तो 7 बजे से मैंने कॉल करनी शुरू करी, 20 कॉलें करी। मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं दे रही हूँ, ऐसा लोग मेरा साथ देते हैं, ब्लेम देना किसी को भी गलत है। सबका ऐसा था कि किसी पे टाइम नहीं था, किसी का कुछ, किसी कोई एक बंदा भी नहीं मिला। इत्तेफाकन ये हुआ कि मेरे पास स्टाफ भी इतना नहीं होता है, जो थे वो मैंने काम पे और जगह डिस्टर्ब होता, और बुज़ुर्गों को देखना, एक मैंने कहीं और भेज दिया। लड़का था मेरे पास, कोई बुज़ुर्ग की रेस्क्यू थी, वहाँ भेज दिया, तो समस्या हुई। फिर क्या हुआ, मुझे वही क्लिक करती रही बात, माँ जी को गढ़ ले जाना, अब कैसे करूँ कैसे करूँ। फिर मैंने सब वाहन को कॉल किया, भारत विकास परिषद वालों का मैंने सब वाहन उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया। और उसके बाद मैंने अर्थी का सामान लेने खुद गई, अकेली गई। ड्राइवर बुलाया था जो जिनके साथ गया, झंडापुर से सामान लेके आई। अर्थी बनानी नहीं आती, एक बाबा हैं, उनको बोला कि बाबा आप मुझे भी सिखाओ और अर्थी बनाओ। अच्छा, आपने अर्थी बनाना सीखा बाबा से? सीखी मैंने। घर से मैं तुलसी के पत्ते और शहद, गंगा जल घर से ले गई और अर्थी बनाई, और माता जी को मैंने नल्हाया, अकेले नल्हाया, और फिर उनके मुंह में गंगा जल, तुलसी और ये सब शहद डाला और करके, और अर्थी पे उनको रखा, बनाया। और सब वाहन 10 बजे सुबह आ गया था, और सुबह 10 बजे मैं गाड़ी में बैठी। 3 लोग थे, एक ड्राइवर, एक डेड बॉडी, एक मैं गाड़ी में। सुबह 10 बजे गई, रात को 9 बजे मैं वहाँ से लौटी। दाह संस्कार खुद किया। वाहन तो छोड़ के आ जाता है, लेकिन वहाँ देखो क्या है, किसी को अगर मैंने बोला मेरी हेल्प करो, बिना पैसे का किसी ने कोई काम ही नहीं किया। मैंने कहा मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी। लेकिन मेरे को क्या मिला? कई लोग बोलते क्या मिल गया, अरे यहीं कर देते। मैंने कहा नहीं, मुझे जो मिला ना वो ज़िंदगी में तुम लोगों को कभी नहीं मिल सकता है। मुझे शांति मिली, मुझे ये मिला कि मैंने एक जाते हुए इंसान की इच्छा पूरी करी, तो मैं भगवान से कनेक्ट हो गई हूँ। तो भगवान अपने चरणों में मुझे तो जगह देंगे ही, ये देंगे। सही बात है मैम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत चीज़ें सीखने को मिली है और बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। धन्यवाद मोहित जी। मैं इसी पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ।
लेकिन मेरा मन है इस बातों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का और सीखने का और सुनने का। आपसे मन कर रहा है कि पॉडकास्ट को मैं चलाता रहूं, लेकिन समय थोड़ा सा कम है। लेकिन हम जल्द इस पॉडकास्ट को दोबारा शुरू करेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैम धन्यवाद।